जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स गो, हम लोग स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज करते हैं। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जो नहीं आएंगे उनके आंसर आप लोग क्वेश्चन विथ आंसर कॉपी में नोट करेंगे और उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे एग्जाम्स आपके जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? MC मेहता, मेधा पाटेकर, रमेश अग्रवाल या प्रफुल्ल सामंता? तो इसके आंसर है बी, मेधा पाटेकर। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मेधा पाटेकर थी। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 1992 में प्रदान किया गया था। इसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। ग्रीन नोबल आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रीन नोबल किसको कहा जाता है, तो ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को कहा जाता है। यह पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को स्थित गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अब तक 6 भारतीयों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब तक कितने लोगों को मिला है? तो सिर्फ 6 लोगों को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? जैव विविधता में समृद्ध कौन सा देश है? मंगोलिया, मोरक्को, पेरू या तंजानिया? तो इसका आंसर है पेरू। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विषुवत रेखा से दूर जाने पर जैव विविधता में कमी होती जाती है। पेरू जैव विविधता से समृद्ध देश है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख? तो इसका आंसर है बी, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुयाना, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडोर? तो इसका आंसर है बी, ब्राजील। प्रश्नगत विकल्पों में से ब्राजील में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ब्राजील में अमेजन वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर मौजूद है। यह वन 6 कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। अमेजन वन ब्राजील के 40% क्षेत्र में फैला है। किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, वेंदरथुंगल पक्षी अभयारण्य, घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य, बखीरा पक्षी अभयारण्य? तो इसका आंसर है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। क्या है? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वेम्बनाड झील के किनारे पर बसा कुमारकोम केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है। कुट्टानद क्षेत्र में स्थित यह नगर कोट्टायम में से 14 किलोमीटर दूर है। पहले इस स्थान को रबड़ प्लांटेशन के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी यह स्थान क्या है? पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो चुका है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? 1947, 1950, 51 या 66 में? इसका आंसर है डी, 1966 ईस्वी। भारत किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई है भारत में? तो 1966 में। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा IFS 3 अखिल भारतीय सेवाओं में एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? वन सेवा प्रमुख, वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी? तो इसका आंसर है बी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है।
देखिए, प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा आईएफएस अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। यह भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा के एक अंग के रूप में कार्य करता है, जिसके अन्य दो अंग भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईपीएस होते हैं। जैसे जिसका निकलता है ना यूपीएससी के एग्जाम से, तो आईएएस आईपीएस और आईएफएस बनते हैं। आईएफएस वही होते हैं जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। और इंडियन आईएएस और आईपीएस का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, वन्य जैव विविधता संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। तो इसका आंसर है ए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में टाइगर परियोजना जो है कब शुरू किया गया था। 1987 में, 1978 में, 1992 में या 1994 में? तो इसका आंसर है सी, 1992 में। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों से दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि हाथियों की जो सर्वाधिक संख्या है वो किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 में की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में ने कितने % कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? 20 से 25%, 10 से 15%, 30 से 35% या 5 से 10%? तो इसका आंसर है ए, 20 से 25%। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, पर्यावरण के नायक, वन विज्ञान पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। देखिए, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1987 से हुई है। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या अरुंधति राय को? तो इसमें पर्यावरणविद को पद्म विभूषण मिला हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा को मिल चुका है। यह किस आंदोलन से संबंधित है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने चिपको आंदोलन से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, पूछा हुआ है ना, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीएससी बैच 3 में पूछा हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटेकर या विनोबा भावे, या इनमें से कौन कौन जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन से? तो इसमें जो है सुंदरलाल बहुगुणा तो थे ही, आपको पता ही है। नेक्स्ट एक चंडी प्रसाद भट्ट भी थे और एक लेडीज भी थी, उनका क्या नाम था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो जाती थी, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। इस आंदोलन के प्रेरता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे और अन्य कार्यकर्ता मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थी। चंडी प्रसाद भट्ट एक पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 1964 में दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना भी की थी, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी हुई है। जबकि मेधा पाटेकर जो थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे और विनोबा भावे ये भूदान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी?
एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ या परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर है डी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। देखिए, उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो जाती थी, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया है। इस आंदोलन के प्रेरता सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य कार्यकर्ता प्रमुख ग्रामीण महिलाएं थी। चंडी प्रसाद भट्ट एक पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 1964 में दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी हुई है। जबकि मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से तथा विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव और किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? जो ग्रीन हाउस गैस है वो किस गैस की मात्रा को बढ़ने से उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो इसका आंसर है CO2। हरित गृह प्रभाव में क्या होता है? इसमें जो CO2 बढ़ता है उसकी वजह से क्या होती है, गर्मी बहुत अधिक होने लगती है। इसीलिए क्या होता है कि इसमें जो जितने भी बर्फ होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, वो सब क्या करने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वास्तविक तापन में 60% की भागीदारी करती है। यह मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होता है। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे ज्यादा किस प्लेनेट पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, किस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप सर्च करिए और उसके बाद इसका आंसर राइट करके बताइए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल का रंग जो हो रहा है फीका पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नलों के कारण, ज्वालामुखी उद्गारों से निकली गैस के कारण या अम्लीय वर्षा के कारण? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड बनाकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर क्या करते हैं, गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फीका पड़ रहा है। जलीय प्राणियों की मृत्यु तथा पेड़ पौधों में की वृद्धि में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? पानी युद्ध कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में, ब्राजील में, बोलीविया में या पेरू में? तो इसका आंसर है सी, बोलीविया में हुआ था। पानी की आपूर्ति एवं जल शुद्धिकरण की व्यवस्था का निजीकरण करने के विरोध स्वरूप 2000 में बोलीविया में पानी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। 26 डेटा बुक में येलो डेटा बुक, व्हाइट डेटा बुक, रेड डेटा बुक या ब्लू डेटा बुक? तो इसका आंसर है सी, रेड डेटा बुक में क्या करते हैं, जो भी लुप्तप्राय जनजाति होते हैं, प्रजाति होते हैं, उनको हम रखते हैं उसमें। नेक्स्ट है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या अपघटन करने वाले? तो जो भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको खाद मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम अपघटन करने वाले के नाम से जानते हैं। देखिए, अपघटक या अपघटन करने वाले डिकम्पोजर के अंतर्गत मितोपजीवी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, फंजाई इत्यादि आते हैं, जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके जल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये विघटित होकर अजैव वातावरण में चले जाते हैं या अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें
क्या होता है? वह किसकी वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है? अमोनियम की, सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड की या पारे की? तो इसका आंसर है डी, पारे की। Hg, इसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं। देखिए, सीएफएल और फ्लोरेसेंट ट्यूब के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इनके निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प के रूप में क्या भरा होता है? पारा, जिसे मर्क्यूरी कहते हैं, जो स्वभाव में बहुत ही जहरीला होता है, और पारे से मिनीमाटा नामक रोग होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ चुका है कि मर्क्यूरी या पारा से किसमें कौन सा रोग होता है? तो पारे से क्या होता है? मिनीमाटा रोग, या इसी को क्या कहते हैं? मर्क्यूरी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? Hg से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? मर्क्यूरी कहते हैं। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि कैडमियम, कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर होनी चाहिए? मतलब हमें दिन भर का दिनचर्या का पूरा काम लगभग कितने लीटर पानी में कर लेना चाहिए? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? एक कांस्टेबल में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? क्यूबा, हैती, कनाडा या जमैका? तो इसका आंसर है कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के परसेंट के रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक है। कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है। आप हमें बताएंगे कि भारत विश्व में किस नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ग्रीन हाउस गैस, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस गैस है वो किसके कारण बढ़ता है? तो वो बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? ये पीछे क्वेश्चन बताए थे। चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन? तो ये संबंधित है चिपको आंदोलन से। मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। देखिए, मेधा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। इन्हें प्रभा पुरस्कार, महात्मा फूले अवार्ड, जनसेवा पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेधा पाटेकर के बारे में प्रीवियस क्लास में जो मैंने एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन कराया था, उसमें एनवायरमेंट का क्लास जो था उसमें मैंने मेधा पाटेकर के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल में, दुधवा लखीमपुर खीरी में, बांदीपुर राजस्थान में या काजीरंगा असम में? तो इसका आंसर है ए, रामनगर नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इस पार्क में शेर, हाथी, भालू, बाघ, हिरन, चीतल, नीलगाय आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इस पार्क के अंतर्गत जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। नेक्स्ट है, सुंदर वन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्षिण के पठार में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरवन। देखिए, सुंदरवन भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान, बाह्य संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के वनों से घिरा हुआ है और बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों एवं रीढ़ विहीन जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ यहाँ खारे पानी की मगरमच्छ भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? स्थानिक प्राणी वे होते हैं कि जैसे कि जो मेरा घर है, हम सिर्फ वहीं पर रह पाएंगे, कहीं बाहर अगर इन्हें लेकर जाया जाएगा तो वहां जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसमें पूछा है कि उसका उदाहरण नहीं है। एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या गाय? तो इसका आंसर है गाय। ये क्या है? भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है। देखिए, गाय भारत में स्थानिक प्रजाति जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते का उदाहरण नहीं, क्योंकि गाय पूरे भारतवर्ष में समान रूप से पाई जाती है। एक सिंगी गैंडा पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में ही पाया जाता है। जो मिथुन है दक्षिणी भारतीय पहाड़ियों तथा असम में रहते हैं। बंगाल टाइगर या रॉयल टाइगर
रॉयल जो बंगाल टाइगर है वो बाघ की प्रजातियों में से एक है, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? भारत के पश्चिमी बंगाल में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है? तो एक घास क्या है? पहला टॉपिक है। उसके बाद कीट है दूसरे नंबर पर पोषण पर, और जो पक्षी है वो तीसरे नंबर पर, जो बिल्ली है वो चौथे नंबर पर। तो इसमें दूसरे नंबर पर कौन है? कीट है, तो इसका आंसर क्या होगा? कीट। और अगर पूछेगा कि उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता, तो अगर प्राइमरी कंज्यूमर पूछेगा तो ए है कीट, दूसरा ए है, तीसरा ए है। और अगर पूछेगा उत्पादक तो ए है उत्पादक, हमारा प्रोड्यूसर घास है। देखिए खाद्य श्रृंखला में दिखाने का तरीका है, देखिए घास क्या है? हमारा उत्पादक है, और जो कीट है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, पक्षी जो है सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब द्वितीय उपभोक्ता है, और जो बिल्ली है वो क्या है? टर्शियरी उपभोक्ता है, मतलब टर्शियरी कंज्यूमर है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रॉपिकल। पोषण स्तर पे लेंगे तो ये आएगा पहले नंबर पे, ये आएगा दूसरे पे, ये तीसरे और ये चौथे सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया है? नदी, मुहाने, द्वीप या मैंग्रोव को? जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण भी बढ़ रहा है, सारे लोग शहर में ही भागना चाह रहे हैं, तो इससे किसमें खतरा आया? नदी, मुहाने, द्वीप, मैंग्रोव। मेरे हिसाब से तो इसका चारों आंसर होना चाहिए, लेकिन पेपर के हिसाब से इसका आंसर है सी, मुहाने। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, तो वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी झील, बड़ी या नदी या सागर में प्रवेश करती है उसे मुहाना कहते हैं। बढ़ते शहरीकरण ने इस पारिस्थितिकी प्रणाली को संकट में डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। तो इसका है वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका जो है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। उनके जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट ना करें, उसको क्या करें? उसका संरक्षण करें, यही इनका प्रभावी तरीका है। देखिए वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका उनके आवासों का परिरक्षण करना है। प्राकृतिक आवासों में निवास करने वाले जीवों को वन्य जीव की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में जनसंख्या विकास, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के कारण इनके आवासों का विनाश हुआ है, जिससे इनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार हैं? मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भरण स्थान से अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण रसायन, प्राकृतिक पोषण। आप समझ सकते हैं कि मानव प्रजाति पूरे के पूरे पर्यावरण के लिए ही हानिकारक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मानव कार्बनिक अपशिष्ट। वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक क्या है? मानव कार्बनिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर दोनों की हानि होती है, दोनों का लाभ होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। तो इसका आंसर है एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिशन। अगर दो जीवों के बीच क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जो जीतेगा उसको लाभ होगा और जो हार जाएगा उसको हानि होगी। दोनों में से किसी न किसी को हानि ही होने वाली है और किसी न किसी को क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। देखिए परजीविता प्रकृति में पाए जाने वाले स्वाभाविक सहवास में से एक है, जिसके द्वारा एक जीव दूसरे के साथ अतिथि और परपोषी का संबंध स्थापित करते हैं, उसके शरीर से भोजन प्राप्त करता है, जिससे एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? अच्छा, इसमें किसमें किसमें से किसको सबसे कम ऊर्जा मिलेगी? घास को, टिड्डा को, मेढक को, सांप को। तो ये आपको 10% का याद होगा, जो 10% का ऊर्जा का नियम है। तो एक से क्या होता है, दूसरा जो होता है उसमें 10% जाता है। जैसे इसको मान लीजिए कि 100 मिला, तो इसका कितना मिलेगा? 100 का 10% मिलेगा, और इसके बाद फिर इसका 10%, फिर इसका 10%। तो इसमें सबसे कम किसको मिलेगा? टर्शियरी को क्या होगा? सबसे कम मिलेगा, सांप। इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगा? सांप को। देखिए खाद्य श्रृंखला के स्रोत पौधों से आरंभ होकर दूसरे को भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पर ऊर्जा का ह्रास होता है। किसी खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी उसे प्राप्त
प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही क्या होता है, आगे प्रसारित होता है। अभी आप लोग को बताए हैं कि उससे क्या होता है, उसका 10% ही आगे जाता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में अंत में होने वाले प्राणी में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, बहुत न्यूनतम हो जाती है। घास उत्पादक है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी। घास को टिड्डा से खाता है, टिड्डा मेढक को, मेढक सांप को खाता है। तो सांप को भोजन में क्या होगी, सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से हमारा क्या अभिप्राय है। तो ऐसा पर्यावरण प्रदूषण से समझते हैं कि हमें क्या मीनिंग है। ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव है। ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव है। ऐसी गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव है, उपरोक्त पर्यावरण प्रदूषक हैं। तो इसका आंसर है डी। उपरोक्त क्या है, पर्यावरण प्रदूषक हैं। देखिए, पर्यावरण में प्रदूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि है। उसकी मोटाई को नापकर हम उसके वृक्ष जो है वो कितना पुराना है, उसकी मोटाई को नापकर, प्रौढ़ता को देखकर, वार्षिक वलयों को गिनकर या उसकी शाखाओं को गिनकर। तो इसका आंसर होगा सी, वार्षिक वलयों को गिनकर। वार्षिक वलय क्या होते हैं, उसके कैम्बियम होते हैं। बीच बीच में आप अगर किसी पौधे को काटेंगे ना, पेड़ को, तो बीच बीच में ऐसे आपको क्या दिखेगा, सर्कल सर्कल दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं, ऐसे सर्कल सर्कल होते हैं, तो इसी को बोलते हैं कैम्बियम। एक कैम्बियम 1 साल को दिखाता है। तो जितना ज्यादा कैम्बियम होगा वो जो वृक्ष है उतना ज्यादा पुराना होगा। तो वार्षिक वलयों को गिनकर, इसी को गिनकर क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जो वृक्ष है कितना पुराना है। किसी वृक्ष की उम्र उसके तने में मौजूद वार्षिक वलयों को गिनकर क्या कहता है, ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से या सब्जी की खेती से। तो इसका आंसर है बिजली संयंत्र से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बिजली संयंत्र से होता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है। यह जल में शीघ्र घुलनशील होती है। यह कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकलती है। SO2 अम्लीय वर्षा के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है और ये उत्तरदायी प्रदूषक है। आज के लिए बस इतना ही। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है। किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, हम पीछे बताए थे ना। इसका आंसर बताइए हमको। और उसके बाद खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है, पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब कि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखा है। आप वीडियो को पॉज करिए और तुरंत पीछे जाइए और इसके आंसर को देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको याद करिए और उसको अपनी कॉपी पर नोट करिए। और हमें कमेंट में बताइएगा कि दोनों में से कौन सा थंबनेल अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला। मुझे तो ये वाला पसंद है, नेक्स्ट व्यू अच्छा लग रहा है शाइनिंग। आपको बताइएगा कि कौन सा अच्छा है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।